एक लड़की जो यूरोप की वादियों में पली बढ़ी, जिसका रहने का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग, जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग, जिसने वहाँ पर हमेशा जीन्स और स्कर्ट पहना हो। 1960 के दशक की बात है दोस्तों। कैम्ब्रिज की गलियों में एक लड़की घूम रही थी। उसे नहीं पता था कि एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की किस्मत बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस देश की भाषा तक वो नहीं जानती, वहाँ के लोग उसे अपना मान लेंगे। वो एक विदेशी थी, लेकिन उसकी दास्तान एक ऐसे भारतीय की है जिसने त्याग और साहस की नई मिसाल पेश की। कौन थी वो लड़की और कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने उसके इतिहास का रुख मोड़ दिया। और उस लड़की का नाम था दोस्तों एंटोनिया माइनो। ये कैम्ब्रिज में एक लैंग्वेज स्कूल में इंग्लिश सीखने आई हुई थी और एक पार्ट टाइम वेट्रेस के रूप में एक कैफ़े में काम करती थी। उसके बगल में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम व सिटी था। वहाँ ये पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी। दोस्तों, ये कहानी है सोनिया गांधी की। इटली की एंटोनिया माइनो से लेकर भारत की सबसे ताकतवर महिला बनने तक का सफ़र। उस वक्त राजीव गांधी दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं उनके दोस्तों का एक पसंदीदा ठिकाना था दी व सिटी, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट कम कैफे था। एक दिन राजीव अपने दोस्तों के साथ वहां बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सोनिया को देखा, वो उनकी सादगी और खूबसूरती के कायल हो गए। राजीव ने वहां के मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि उन्हें उस टेबल पर सीट दी जाए जहां सोनिया सर्व कर रही थीं। कहा जाता है कि राजीव ने एक नैपकिन पर सोनिया के लिए कुछ लाइंस लिखी थीं और मैनेजर को पैसे दिए ताकि वो उन्हें सोनिया तक पहुंचा दे और उनके लिए सबसे अच्छी वाइन और खाना अरेंज करे। दोस्तों, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सोनिया को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजीव कौन है। उनके लिए राजीव सिर्फ एक शालीन और हैंडसम इंडियन स्टूडेंट थे। जब दोस्ती आगे बढ़ी तब राजीव ने उन्हें बताया कि वो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं और जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं। सोनिया ये सुनकर थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि उनका परिवार एक साधारण इटालियन बैकग्राउंड से था और वो इतने बड़े खानदान की चकाचौंध से अनजान थीं। दोनों ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। राजीव ने अपनी माँ इंदिरा गांधी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने सोनिया के बारे में बताया। इंदिरा जी खुद लंदन आई और एक होटल में सोनिया से मिली। उन्हें सोनिया की सच्ची और सीधी शख्सियत इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इस रिश्ते को हामी भर दी। इस तरह इटली की वो लड़की जो सिर्फ इंग्लिश सीखने आई थी, भारत की सबसे बड़ी बहू बनने की राह पर निकल पड़ी। जब वो पहली बार भारत आई, सब कुछ अलग था, मौसम, मिट्टी और लोग। लेकिन उन्होंने खुद को ढालने में देरी नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक परिवार में कदम नहीं रखा था, बल्कि एक सदियों पुरानी विरासत को अपनाया था। उन्होंने जीन्स और टॉप्स को हमेशा के लिए छोड़ा और सूती कॉटन की साड़ियों को अपनी पहचान बनाया। उनका चलने का तरीका, उनका बैठना, सब कुछ वक्त के साथ इतना बदला कि वो इंदिरा गांधी की छाया लगने लगी। हिंदी उनके लिए एक पहाड़ जैसी थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की, शब्दों को समझा और धीरे धीरे उनकी आवाज़ में वही ठहराव आ गया जो एक भारतीय में होता है। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को ऐसे अपनाया जैसे वो इसी मिट्टी से बनी हो। पहनावे में, उनकी बोलचाल में वो सादगी रही कि आमतौर पर एक भारतीय की भी नहीं होती। वो राजीव के राजनीति में एंट्री से हमेशा खिलाफ रहती थी। उनका बिलीव था कि राजनीति उनके परिवार को ख़त्म कर देगी, जो कि बाद में सही भी साबित हुआ। लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद राजीव राजनीति में आ गए। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जवानी की वो दहलीज जहां सपने सजाए जाते हैं, वहां उन्होंने मौत का नंगा नाच देखा। पहले अपनी सास का जाना और फिर 21 मई 1990 की वो दर्दनाक रात, जिसमें उन्होंने अपने पति, अपने सबसे बड़े सहारे राजीव को हमेशा के लिए खो दिया। सोचिए उस औरत की हिम्मत जिसने अपने पति की लाश को टुकड़ों में उठाया हो। सोचिए उस औरत की तन्हाई जो एक अनजान देश में अपने 2 मासूम बच्चों के साथ अकेली रह गई। वो चाहती तो वापस जा सकती थी, लेकिन उन्होंने रोने के बजाय रुकने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि इस देश की बहू बन चुकी थी। दुख कम नहीं था कि दुनिया ने उन्हें और भी जख्म दिए। राजनीति के मैदान में उन्हें हर रोज जलील किया गया। उनकी नागरिकता पर सवाल उठे
उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया, उन्हें विदेशी कहकर ठुकराया गया। अपोजिट पार्टीज ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, ऐसे ऐसे शब्द जो किसी भी महिला की रूह कपा दे। उन्हें जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा कहा गया, उन्हें बार डांसर जैसे शर्मसार करने वाले शब्द तक कहे गए। उस औरत को हर तरह से जलील किया गया। दोस्तों सोचिए, जिस औरत ने अपना सुहाग इस देश की मिट्टी में मिला दिया, उसी से पूछा जा रहा था कि तुम इस देश की हो भी या नहीं। उन्हें हर मंच पर अब्यूज़ किया गया, लेकिन उनका जवाब क्या था? सिर्फ खामोशी। उन्होंने कभी पलटकर बदजुबानी नहीं की, उन्होंने कभी उसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। उनका संयम, सब्र, शालीनता देखिए और सोचिए, आप उस इंसान को बार डांसर जैसे शब्द कहकर उसको जलील नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद की पहचान बता रहे हैं। उस औरत ने तो अपना सब कुछ, घर, परिवार, संस्कृति छोड़कर इस देश की संस्कृति को अडॉप्ट किया, और इस तरह किया कि हिंदुस्तानी आम लड़की भी नहीं कर पाती। लोगों ने उनके एक्सेंट को देखा, लेकिन उस एक्सेंट के पीछे की कोशिश नहीं देखी। उन्होंने हिंदी सीखी ताकि वो यहाँ के लोगों के साथ जुड़ सकें। वो चाहती तो इंग्लिश में बात कर सकती थी, पर उन्होंने टूटी फूटी भाषा ही सही पर भारत की भाषा को अपनाया। 18 मई 2004 का वो दिन सबसे ऐतिहासिक माना जाता है, जब पूरा देश और उनकी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए जिद कर रही थी। तब उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो कहा, वो उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से मानती हूँ कि राजनीति में पावर मेरा मकसद नहीं है। मेरे लिए भारत की सेवा करना और इस देश की एकता को बनाए रखना सबसे ऊपर है। आज मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि मुझे प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार उन्होंने अपने विदेशी मूल पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, हाँ, मैं इटली में पैदा हुई हूँ, लेकिन भारत की मिट्टी ने मुझे अपनाया है। मेरे पति का खून इस मिट्टी में मिला है, मेरी सास का खून इस मिट्टी में मिला है। मैं जब तक जिंदा हूँ एक भारतीय हूँ, और जब मरूंगी तो इसी मिट्टी में मिलूंगी। दोस्तों, भारत में पैदा होना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ये एक चॉइस होता है, और सोनिया गांधी ने वही चुनाव किया।